यानी पाचन ग्रंथि जो है सो आहार नाल से संबंधित जो है, हम आज उसके बारे में बताएंगे। तो लार ग्रंथियाँ यकृत, अग्नाशय शामिल हैं। कौन सा शामिल है? लाल ग्रंथि, लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय, ये सब ग्रंथियाँ हैं। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियाँ करती है। लार का निर्माण कौन करता है? 3 जोड़ी ग्रंथियाँ। नंबर 1 कर्णपूर्व, नंबर 2 अधोजंभ, नंबर 3 अधोजीवा। 3 जोड़ी ग्रंथि मिलके लार का निर्माण करती है। पहला कर्णपूर्व, दूसरा अधोजंभ, तीसरा अधोजीवा। इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंचती है। इस सब ग्रंथि से लार कहाँ पर है? मुख गुहा में पहुंचती है, यानी मुख के आगे। इधर देखिए, एंजाइम्स, पेटाइलिन, ठीक है, सैलिवेरी एंजाइम। तो ये यहाँ पर देखिए, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वयस्क व्यक्ति में भार लगभग 1.2 से 1.5 kg तक होता है। यह उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है और इसकी 2 पालियां होती हैं। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है, जिसके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती है। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। जितना भी पालिका संयोजी ऊतक है वो सब एक पतली परत से ढकी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लीसन कैप्सूल। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। यानी हम लोग का पित्त का रस स्राव कहाँ होता है? पित्त कहाँ से स्राव होता है? यकृत से। जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली नलिका से मिलकर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है, और वहाँ से मिलकर एक अलग ही बनाता है पित्तवाहिनी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पित्त जाती है। पित्ताशयी नलिका एवं अग्नाशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलता है, और दोनों मिलके कहाँ खुलता है? यकृत अग्नाशयी वाहिनी। यानी अकृत वाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी दोनों मिलके कहाँ खुलता है? ग्रहणी में। अग्नाशय सी आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। यानी अग्नाशय जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन दोनों की तरह ये काम करती है। नंबर ए बहिस्रावी ग्रंथि अग्नाशय रस, ट्रिप्सिन, एमलेयस, लिपेस, एमियाल्स, लिपेस। अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन, इसका मुख्य भाग आइसलेट लैंगरहास होता है। इसमें 3 प्रमुख प्रकार की सेल होती है। अल्फा मतलब साल्फा सेल, ग्लूकोजन यानी हार्मोन निकलता है। बीटा सेल इल्यूजन यानी हार्मोन निकलता है। तीसरा सेल स्टोमेटिस्टिन यानी हार्मोन निकलता है। यानी बात करें तो पहला ग्लूकोजन, इंसुलिन और स्टोमेटिन 3 चीज़ निकलता है। 3 तरह का कोशिकाओं से 3 चीज़ निकलता है। देखिए यहाँ पर भोजन का पाचन। अब भोजन का पाचन कैसे होता है? द फूड ऑफ डाइजेस्टिव ऑफ द फूड। पाचन की क्रिया आंतरिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। मुख गुहा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं।
पाचन क्रिया जो है सो आंतरिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। यानी जो होता है अंतर्मय क्रिया होता है और केमिकल वर्क द्वारा पूरा होता है। नंबर 1 भोजन का चवर्ण यानी चबाना, ठीक है। नंबर 2 निगलने की प्रक्रिया, लार की मदद से दांत और जीभ को अच्छी तरह से चबाने और मिलाने का कार्य करते हैं। लार की मदद से दांत और जीभ भोजन को अच्छी तरह से चबाने का और मिलाने का कार्य करते हैं। लार का श्लेष्म हमें भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें वोल्स के रूप में रूपांतरित करने में मदद करता है। इसके उपरांत निगलने की प्रक्रिया द्वारा बोलूस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। जठर ग्रसिका अवरोधनी भोजन के आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। लार में विद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइट Na+K+ यानी सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस कैल्शियम प्लस प्लस और क्लोराइड माइनस और एंजाइम स्लेवेरी एमिसिली पेप्टाइन। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को अपघटित करने वाली एंजाइम यानी लार की सक्रियता से प्रारंभ होती है। यानी पाचन यानी डाइजेस्टिव का जो केमिकल प्रोसेस है वो क्या होता है, तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम, ठीक है, जल जिसको अपघटित करता है, जल को खींचता है, लार की सक्रियता से प्रारंभ होती है। जब तक जल खींचने वाला ग्रंथि नहीं रहेगा तब तक वहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं शुरू होगा। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता से द्विशर्करा माल्टोज में अपघटित हो जाती है और लगभग यही एंजाइम की सक्रियता से द्विशर्करा माल्टोज में अपघटित हो जाती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम, लार में क्या उपस्थित होता है, लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है और ये जो है सो जीवाणु के संक्रमण को रोकता है, यानी लाइसोजाइम, ठीक है। आमाशय यानी मुकोसा में जठर ग्रंथि स्थित होती है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। मुकस का स्राव करने वाली श्लेष्माग्रीवा कोशिकाएं। नंबर 1 मुकस का स्राव करने वाली श्लेष्माग्रीवा कोशिकाएं। नंबर 2 पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम का स्राव करती हैं। नंबर 3 भित्तीय या ऑक्सेंटिक सेल जो HCl का स्राव करती है। यह HCl यानी पेप्सिजन को पेप्सिन में बदलता है। इस वजह से जठर रस का pH मान 1.8 होता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन, नवजातों के जठर रस यानी बेबी बॉर्न जो होता है उसमें जठर रस रेनिन नामक प्रोटीन अपघटय एंजाइम होता है। उसमें क्या पाया जाता है, रेनिन नामक प्रोटीन अपघटय जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक करता है। यानी बेबी बॉर्न जो होता है यानी स्मॉल बेबी जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसमें क्या होता है कि रेनिन पाया जाता है, दूध को पचाने के लिए एंजाइम, दूध को पचाने वाला एंजाइम बहुत ही मात्रा में। मिल्क प्रोटीन और रेनिन जब मिलता है तब बनता है कैसीन, प्रोटीन पेप्सिन पेप्टोन्स। छोटी आंत का पेशीय स्तर कई तरह की
गतियाँ उत्पन्न करता है। इन गतियों से भोजन विभिन्न स्रावों में अच्छी तरह से मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत अग्नाशयी नलिका द्वारा पित्त अग्नाशयी रस और आंत रस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। अग्नाशयी रस में ट्रैप्सोजन, सिम्पेट्रिजियन, प्रोकार्बोक्लिपेप्टाइड आइमिलेज और न्यूक्लेस एंजाइम निष्क्रिय रूप में होते हैं, यानी ये सब एंजाइम उसमें नहीं पाया जाता है। आंत्र मुकोसा द्वारा स्रावित इलेक्ट्रोलाइन्स द्वारा ट्राइप्सिजन सक्रिय ट्राइप्सिन में बदल जाता है, यानी ट्राइप्सिजन जो है सो ट्राइप्सिन में बदल जाता है, जो अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त रस में पीतवर्णक पित्त लवण होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता, यानी ग्रहणी में प्रवेश करते समय कोई भी एंजाइम नहीं होता है, सिर्फ पित्त लवण होता है। पित्त वसा के एम्यूलिफिकेशन करता है और उसे छोटे छोटे विभिन्न मीसेल्स कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम्स को भी सक्रिय करता है। पित्त जो है सो लाइपेज एंजाइम को एक्टिव कर देता है। यहाँ पर अभिक्रिया देखिए, प्रोटीन ट्रिप्सिन के साथ मिलता है, डिस्पेटाइड मिल बनता है, स्टार्च जब एमाइलेज के साथ मिलता है तो डिसहेरिडाइज मिलता है। ये सब अभी नहीं आएगा। पाचित उत्पादकों का अवशेष देखिए, यहाँ पर अवशेष दिया हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 1, मुख्य औषधि जो मुख्य जीव से निचली सतह में मोक्षा के संपन्न, तो आमाशय जूल, सरल, शर्करा, अल्कोहल आदि का अवशोषण होता है। आमाशय में क्या चीज़ का अवशोषण होता है? जूल, सरल, अल्कोहल आदि का अवशोषण होता है। छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशेष के प्रमुख अंग। यहाँ पर पाचन की क्रिया की पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, मुस्का द्वारा रक्त में प्रवाह अवशोषण होता है। और बड़ी आंत में क्या होता है कि जल, कुछ खनिज और औषधि का अवशोषण होता है। पाचन तंत्र के विकार। पाचन तंत्र में क्या क्या बीमारी हो सकता है? नंबर 1, पीलिया, जॉन्डिस। नंबर 2, वोमिटिंग। नंबर 3, प्रवाहिका। नंबर 4, कोष्ठबद्धता यानी कब्ज। नंबर 5, अपच। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।